हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो के अंदर क्रैश होना, प्राइसेस का क्रैश होना, बिटकॉइन के प्राइस का कैश क्रैश होना, ये कोई नई बात है। आई एम श्योर कि अगर आप इस स्पेस में काफ़ी समय से हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपने पहली बार ऐसा देखा होगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही 2023 या 22 के एंड में आए हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, लेकिन जो लोग 2017 से हैं और 18 से हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आप इतना क्यों नहीं समझते हैं कि अभी ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ 15 साल हुए हैं, वो भी बिटकॉइन को, और बाकी जितना भी ऑल्ट कॉइन का इकोसिस्टम है ये सारा का सारा 2018 में आया है। तो जब आप इसको कंपेयर करते हैं बिटकॉइन से और जो ऑल्ट कॉइन का जो इकोसिस्टम है, ये ऑल्ट कॉइन्स को हार्डली 5 साल हुए हैं और जो बिटकॉइन है वो 15 सालों से अगर आप कहें वो एग्जिस्टेंस में है। हाँ, कुछ कुछ कॉइन्स हैं जो कि 10 साल 12 साल से होंगे, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स देखोगे वो पिछले 5 साल में ही ओरिजिनेट हुए हैं। अब जब इतने नए इकोसिस्टम को जब आप देखते हो कि इसमें वॉलेटिलिटी क्यों है, तो ये तो स्वाभाविक है कि अभी आप इतने अर्ली हो इस स्टेज में, इस जर्नी में, कि ऐसे बहुत सारे जो हर्डल्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो क्रैशेस हैं, ये आते रहेंगे। कब तक आएंगे? ये बहुत समय तक आएंगे। आप इसको क्यों इस तरीके से नहीं समझते हो कि जैसे मैं अगर बिटकॉइन की बात करूं, तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो इस टाइम अगर 400 बिलियन या 350 या 400 बिलियन के आसपास होगा बीच में, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट नहीं देखा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझिए कि 400 बिलियन के आसपास है, और जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो डिफरेंट एसेट्स हैं, जैसे बिटकॉइन की जो टोटल पोटेंशियल है बिटकॉइन का, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर 400 बिलियन है यूएस डॉलर है, तो इसका जो पोटेंशियल है, जो टोटल मार्केट साइज़ है, वो 800-900 ट्रिलियन के आसपास है। मैं ये नहीं कहता कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 800-900 ट्रिलियन हो जाएगा। कोई कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई अपना घर बेच के, गोल्ड बेच के वो सारा का सारा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेगा, रातों रात कुछ हो जाएगा या अगले 10 सालों में हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि वो कब होगा, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अडॉप्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन कभी ना कभी जब भी वो मोमेंट आएगा, तो बिटकॉइन का टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है। ऑल्ट कॉइन्स का कितना बड़ा है मैं नहीं जानता, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप ये समझिए कि एक तरीके की वो कंपनीज़ हैं जिनके पास एक टेक्नोलॉजी है जो कि ऑल्ट कॉइन्स कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। कितनी सक्सेसफुल हो पाई वो अभी तक सॉल्व करने में, कोई ये दावा नहीं ठोक सकता कि नहीं जी हमने सॉल्व कर दिया या हम हैं वो सोल्यूशन। आप देख रहे होगे कि हर चीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम पहले देखते थे कि लेयर 2 के अंदर एक ही सोल्यूशन होता था, आज हम देखते हैं कि इथेरियम की लेयर 2 में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एनएफटीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, डीफाई के अंदर बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ के अंदर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और जब कंपटीशन बढ़ता है किसी स्पेस में, तो आपके मार्जिन, कॉस्ट, इन सब पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के प्रोजेक्ट है, ये एक तरीके की कंपनीज़ को डिसेंट्रलाइज तरीके से रन करने की कोशिश है। कंपनीज जो हम पहले देखते थे वो सेंट्रलाइज तरीके से चलती थी, उनको हमने कभी गवर्न ब्लॉकचेन पे गवर्न होते नहीं देखा। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स को आप डाओ की तरह, गवर्नेंस की तरह पब्लिकली उनको कैसे और डिसेंट्रलाइज करके चलाने की कोशिश है। लेकिन अल्टीमेटली है कंपनीज ही, उन्हें वही सेम थ्रेट कंपटीशन स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी होती हैं, एंड अल्टीमेटली ओनली फ्यू विल विन। लेकिन बिटकॉइन के केस में कोई कंपटीशन नहीं है, और हम ये सब जानते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका कंपटीशन किसी ऑल्ट कॉइन से नहीं है, उसका कंपटीशन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से नहीं है, उसका कंपटीशन किसी पर्टिकुलर किसी दुनिया के किसी बैंक से नहीं है, उसका कंपटीशन नहीं है। वो बेसिकली बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव के रूप में है कि जहाँ पे इतना बड़ा जो स्टोर ऑफ वैल्यू मार्केट साइज़ है, जिसका 900 ट्रिलियन जिसका मार्केट साइज़ है स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें प्रॉपर्टी, लैंड, बॉन्ड, स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सोचो कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है उसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि अगर बाकी स्टोर ऑफ वैल्यू के जो एसेट क्लास है, अगर 2-4% भी उसके अंदर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या ये कल हो जाएगा? क्या ये 5 साल में हो जाएगा? क्या ये 8 साल में हो जाएगा? क्या ये 10 साल में हो जाएगा? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ये इसको बहुत समय लगेगा, ये कोई आसानी से काम नहीं होने वाला है, आसानी से इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है, ये सब जानते हैं। लेकिन एक दिन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए होगा इसलिए क्योंकि नॉइज़ जितनी मर्जी होते रहे, कठिनाइयाँ बिटकॉइन ने 15 सालों में क्या कम झेली हैं? क्या उसको बैन करने की कोशिश नहीं की गई? क्या माइनर्स को बैन करने की कोशिश नहीं की?
एक कोप सॉफ्टवेयर है, एक प्रोटोकॉल है जो कि ज़िंदा रहता है इंटरनेट के ऊपर, जो सर्वाइव करता है लोगों की हार्ड ड्राइव पे, लोगों की सिस्टम के ऊपर सर्वाइव करता है। उसकी जो कॉपीज़ हैं वो लाखों लोगों के सिस्टम पे सर्वाइव करती है, और जब तक एक भी कॉपी बची रहेगी तो बिटकॉइन का सिस्टम चलता रहेगा। ऑब्वियसली ये कहना बहुत इम्प्रैक्टिकल है, कहना कि बिटकॉइन को ख़त्म किया जा सकता है। बिटकॉइन को शुरुआती दिनों में ज़रूर ख़त्म किया जा सकता था, जब बहुत कम नोट्स थी और बहुत कम उसके ऊपर हैश रेट था, बहुत इजी था उसको, उसके लेजर को मैनिपुलेट करना एक 51% अटैक करके। आज ये सब चीज़ें उसके ऊपर जिस लेवल का नेटवर्क इफेक्ट आ गया है, उस पर ये सब चीज़ें करना, उस पर 51% अटैक करना, उसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल ये तो बात हुई कि 5 मिनट मेरे हो गए सिर्फ आपको इस बात की इंट्रोडक्शन देते हुए। मैंने ये इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए दिया कि देखिए, मैं जानता हूँ आप हताश फील कर रहे होगे, आप ये फील कर रहे होगे कि यार हमें तो ये बोला गया था, हमने तो सोचा था बिटकॉइन वहाँ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला। अगर रातों रात आपको कोई कह रहा है कि बिटकॉइन अगले 1 साल में इतने का हो जाएगा, 2 साल में इतने का हो जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स इतने हो जाएगी, जब भी ये प्राइस प्रेडिक्शन की गेम आती है और जब आपको इस तरीके से सेल किया जाता है, तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि प्राइस के साथ आपको टाइम पीरियड का बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइम पीरियड, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे कुछ दिन के अंदर ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पेशेंस के साथ बिटकॉइन को समझना है, उसके फंडामेंटल को समझना है। ऑल्ट कॉइन्स को आप इस तरीके से समझना है कि एक सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे शेयर्स के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ देखभाल के, और वहाँ के रिस्क को मैं जानता हूँ। सिमिलरली उसी तरीके के जो रिस्क हैं वो ऑल्ट कॉइन्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। जब आपने इतना समझ लिया तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं इसके अंदर मुझे किस तरीके से चलना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या मेरा टाइम होराइज़न होना चाहिए। आपका टाइम होराइज़न कम से कम मिनिमम बिटकॉइन में कहा जाता है कि 4 साल का होराइज़न होना चाहिए, एक हाविंग से दूसरी हाविंग के लिए। प्रेफरेबली तो आपका टाइम होराइज़न जितना लंबा हो उतना अच्छा है, बट मिनिमम आपका 4 ईयर्स का आपका टाइम होराइज़न होना चाहिए, क्योंकि एक हाविंग से दूसरे हाविंग के बीच में हमने देखा है कि काफ़ी वो रहता है। लेकिन ये जो न्यूज़ है, आप इसको नहीं रोक सकते। न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आती रहेंगी। जैसे कि जो इस टाइम जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो एसवीबी बैंक की आ रही है। और जिसने हमने सिल्वर गेट को देखा कि सिल्वर गेट एक तरीके का एक ऐसा बैंक था जो क्रिप्टो कंपनीज़ को सपोर्ट करता था, क्रिप्टो कंपनीज़ को को एक ऐसी सर्विस देता था कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्रिप्टो कंपनीज़ को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सर्विस नहीं दे रहे थे। लेकिन जो सिल्वर गेट बैंक था वो सपोर्ट दे रहा था पूरे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैंकिंग कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। सिल्वर गेट को हमने सिल्वर गेट का एक्सपोजर हमने एलामीडा में देखा। उसने एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करी टाइम पे, तो वो मार्केट के अंदर एक पैनिक की वजह बनी। समझ में आ गया कि सिल्वर गेट के अंदर इश्यूज़, और वही हुआ अल्टीमेटली, सिल्वर गेट लिक्विडेशन की बातें पब्लिक हो गई। तो सिल्वर गेट के ख़त्म होने से ऑलरेडी मार्केट अभी उभरी भी नहीं कि अब ये एसवीबी बैंक, जो कि एसवीबी बैंक का कोई डायरेक्ट क्रिप्टो से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन एसवीबी बैंक को ये माना जाता है कि ये एक वीसी फोकस्ड और टेक कंपनीज फोकस्ड बैंक था, जिसके अंदर जो मेजॉरिटी जो इसके क्लाइंट थे वो न्यू स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज थी। इसके इनफैक्ट जो क्लाइंट थे वो A16Z, सिकोवा कैपिटल, जो वीसी हैं बड़े बड़े, उनका ये फेवरेट बैंक था। और इस बैंक के अंदर हमने ये देखा कि एसवीबी बैंक ने अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को सेल किया, कुछ एसेट्स को सेल किया, और इसका जो एक अनुमान के मुताबिक ये 2.25 बिलियन US डॉलर ये इकट्ठा करना चाह रहा है। इससे ये सिग्नल हुआ मार्केट के अंदर कि इसके पास कोई लिक्विडिटी का इशू है, इसके पास कोई पैसों का इशू है, और एसवीबी बैंक इज़ ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ फॉल आउट। ये मार्केट के अंदर न्यूज़ आई, और एसवीबी बैंक का जो प्राइस है वो 60% का कोलैप्स हो गया। 80 बिलियन US डॉलर जो है वो वैल्यू में गिर गया, राइट। और इसके कारण जितने भी जो टेक बेस्ड बैंक हैं और बैंकिंग, सिल्वर गेट, एसवीबी, ये न्यूज़ मार्केट में एकदम ऐसे आई कि जैसे 2008 के अंदर जो क्राइसिस देखा था, वैसे ही क्राइसिस आपको 2023 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये लोगों की धारणा बनी, और काफ़ी लोगों का ये कहना है, और एसवीबी बैंक का भी कहना है कि रेट हाइक से एक बहुत बड़ी वजह है फेडरल रिजर्व जो है उसका ज़िम्मेदार है। जेरेम पोवल जो है जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, और जो वो ये रेगुलर जो रेट हाइक्स हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भी बैंक को झेलने को मिल रहा है। बैंक का क्लेम ये है कि अभी भी उनके पास बहुत लिक्विडिटी है, उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। लेकिन मार्केट के अंदर एक बार जब ऐसा न्यूज़ आ जाती है, और जब बैंक रन होता है, जब हर बंदा पैसा निकालने की कोशिश कर रहा होता है नेगेटिव न्यूज़ से, तो ऑब्वियसली कोई भी बैंक कोलैप्स हो जाएगा, राइट। तो ये एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ ये आ रही कि न्यूयॉर्क की जो अटॉर्नी जनरल है, तो न्यूयॉर्क यूएस के अंदर ना हर स्टेट के अपने कानून हो सकते हैं।
तो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि जो कूकॉइन है न्यूयॉर्क के अंदर जो ऑपरेट कर रही थी वो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ की तरह ऑपरेट कर रही थी, और कूकॉइन ने न्यूयॉर्क के जो रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं यूएस के, उनके साथ एक तरीके का ये फ्रॉड है। बिना परमिशन के, बिना रजिस्टर किए आप वहाँ के लोगों को एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, और आपने वहाँ पे वो रजिस्टर्ड नहीं किया। वहाँ पे जो मार्टियन एक्ट है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई करने के लिए ये प्रोसीड किया गया न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के द्वारा। तो ऑब्वियसली ये कूकॉइन एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अगर कोई गाज गिरती है, और जबकि यूएस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कंपनीज के ऊपर एक गाज गिर रही है। कॉइनबेस और क्रैकन तक को नोटिस गए हैं कि वो एज अ सिक्योरिटीज़ लॉ का उल्लंघन के उनको भी नोटिस गए हैं। तो पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसको आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हार्श स्टेप्स उठाए जा रहे हैं क्रिप्टो कंपनीज के ऊपर, वो देखने वाली बात है। यहाँ पे बाइनेंस भी अछूता नहीं है, और प्रॉब्ली ये FTX का जो फॉल आउट था वो सबसे बड़ा जिम्मेदार था इसका। आप ये देखो कि जो तीसरी न्यूज़ भी कुछ इसी तरीके की, जिसमें वाइट हाउस के अंदर जो बाइडन का जो बजट है उसके अंदर ये प्रपोज किया है कि जो माइनर्स बिटकॉइन को माइन करते हैं उनके ऊपर 30% टैक्स लगाया जाए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जैसे सपोज 100 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी तो वो 30 रुपये का एक्साइज टैक्स भी लगाया जाए। बस ये एकदम नहीं लगेगा, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, टोटल 30%। 3 सालों में 3 साल बाद से शुरू हो जाएगा 30, पहले साल 10, सेकेंड ईयर में 10। तो 30% टैक्स अगर किसी क्रिप्टो माइनर पर लगेगा तो उसका तो वैसे ही मार्जिन रह जाएगा, और ऊपर से जो बेयर मार्केट होगी तो क्या होगा, माइनर्स यूएस से निकलेंगे। ये माइनर्स के लिए बुरी खबर है, माइनिंग कंपनीज के लिए बुरी खबर है। अभी ये बजट प्रपोज है, तो अगर ये बजट फाइनल शेप ले लेता है तो आप सोच सकते हो कि जो माइनिंग है वो वहाँ से मूव होगी। जैसे चाइना से जब माइनिंग मूव हुई थी तो हैश रेट गिरा था, राइट। तो ऐसे ही अगर ये हैश रेट यहाँ पे गिरता है, और हैश रेट को रिकवर होने में समय लगता है, स्प्रेड आउट होने में टाइम लगता है, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, राइट। तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है पावल, उनका ये कहना है कि रेट हाइक्स रुकने वाले नहीं है। रिसेंट जो डेटा आया है, जो नंबर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज़ बैक, इन्फ्लेशन आगे और गिरने वाली नहीं है, इससे कम नहीं होने वाली। तो हमें रेट हाइक्स करते रहने और उसे कंट्रोल करते रहना है। तो आगे आप रेट हाइक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी न्यूज़ का SVB बैंक और रेट हाइक्स की जो न्यूज़ है जो 7 मार्च को पावल ने दी, इसका पूरा इम्पैक्ट S&P 500 पे दिख रहा है। जब S&P 500 और स्टॉक मार्केट गिर रही है तो उसका आप सीधा इम्पैक्ट देख रहे हो क्रिप्टो पे, और सीधा इम्पैक्ट दे रहे हो बिटकॉइन पे, क्योंकि बिटकॉइन और S&P 500 दोनों जो एसेट क्लास हैं, ये दोनों हाईली कोरिलेटेड है। कोरिलेशन पूरा कोरिलेशन है। S&P 500 बढ़ेगा तो बिटकॉइन बढ़ेगा, वो गिरेगा तो क्यों कोरिलेशन है, क्योंकि अभी ये वो दिन है, ये इतने नए हैं और इतना छोटा मार्केट कैप है कि रिस्की एसेट्स के अंदर जब गिर, तो इन दोनों का कोरिलेशन का मतलब है कि इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में S&P 500 में, वो इधर भी हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और उनकी जो स्ट्रैटेजी वो दोनों की सेम है। जब भी कभी ऐसी न्यूज़ आती है तो वो रिस्की एसेट्स में सबसे पहले सेल आउट होता है। जो सेंटिमेंट्स हैं दोनों में सेम होते हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी सेम फॉलो की जाती है, दोनों की चार्ट एकदम बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि अगर S&P 500 गिर रहा है तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन भी गिरेगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट भी गिर रही है, और दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं। अभी हम इतने नए दिन हैं, हम ये एक्सपेक्ट करें कि बिटकॉइन इज़ अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट ऑल दीज सिक्योरिटीज़ एंड रिस्क। अभी वो कहना बहुत जल्दी है। इट विल बी हाईली अनकोरिलेटेड, कोई कोरिलेशन नहीं होगा दोनों में। जैसे गोल्ड है वो अपोजिट चलता है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के। तो गोल्ड को एक सालों लगे वो अचीव करने में, मैं ये नहीं कहता हूँ बिटकॉइन को इतने हज़ारों साल लगेंगे वो अचीव करने में, लेकिन एटलीस्ट एट दिस मोमेंट कोरिलेटेड है, डेटा यही सजेस्ट करता है। हाँ, फ्यूचर में जब बिटकॉइन का मार्केट कैप ट्रिलियंस में हो जाएगा और बिटकॉइन की जो रिटेल बेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जब इंस्टीट्यूशनल बेस है वो छोटा हो जाएगा और रिटेल बेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐसी मूवमेंट्स और ऐसी चीज़ें देखने को आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि तब वो अनकोरिलेटेड होगा। ये था यार, फिर से कहूँगा कि 100 घंटे की अगर रिसर्च करोगे बिटकॉइन पे तो बिल्कुल बिटकॉइन इस टाइम रिस्की प्रोपोजिशन में और भी नीचे जा सकता है। लेकिन आपका अगर कन्विक्शन ज़्यादा है आपके अंदर, अगर आपने आपकी स्टडी ज़्यादा है, आपने हज़ारों घंटे इस पे स्पेंड किए हैं, आपने दिन रात इसको स्टडी किया, तो यार आपको लिटरली कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि आपको पता है यार कि आपकी जो विजन है वो अगले 8 साल 10 साल की है यार, आपकी शॉर्ट विजन है ही नहीं। शॉर्ट विजन ट्रेडर्स की होती है, ट्रेडिंग के लिए ये चैनल है भी नहीं, और ट्रेडर्स के लिए मेरा कोई राय भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं बाय नेचर यू नो एंग्जाइटी होती है, उनका हर मोमेंट में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो फुल टाइम जॉब है। और अगर आपको वो करना है तो उसके लिए बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वो कोई मैं कल परसों किसी से मिला, वो मुझे बता रहा था कि ट्रेडर्स का तो ब्रोकर्स पैड भी अलग होता है, की पैड भी अलग होता है। और ट्रेडर्स जो होते हैं, किसी के फादर ट्रेडर्स थे, तो कहता है कि क्या इश्यूज होते हैं मेंटल, और कितना स्ट्रेस होता है वो बता नहीं सकता कोई। तो ये ट्रेडर अपने आप को याद बीच वाला मत बनाओ, नुकसान बीच वाले का ही होता है, ना ट्रेडर है ना इन्वेस्टर है क्या। अरे एक साइड लगो, और अगर ट्रेडर साइड पे लगना है तो उसको भाई प्रोफेशनली सीखो। और वो भी आप 100% गारंटी नहीं है कि व्हाट यूल यूल कोर्स करने के बाद भी आप, क्योंकि उसके बाद फिर कोर्स करना एक चीज़ है, फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को करना एक चीज़ है। इमोशंस की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी एंग्जाइटी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, पैल्पिटेशन की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इमोशंस की थोड़े ना कोई ट्रेनिंग होती है, कोई आपको ट्रेनिंग दे देगा। ये चीज़ें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्पेस के अंदर जब आओ तो बहुत संभल के आओ, और बहुत लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि से मतलब अगर कोई शिट कॉइन अगर बैग में डाल लो, अगर सोचो कि 10 साल, कैसे यार। लंबी अवधि का मतलब होता है सॉलिड एसेट, सॉलिड एसेट जो अगले 100 साल भी रहने वाला है। तो आप जैसे जाते हो, आप आपके घर वाले सिल्वर को क्यों नहीं भर लेते घर में, गोल्ड के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है सिल्वर एक टाइम के बाद काला पड़ जाता है, उसकी सप्लाई अबंडेंट है, गोल्ड प्रीशियस है। आपके घर वाले तो इतने समझदार हैं, उनसे आप इतना समझदारी जो है सीखना नहीं चाहते, उनको क्या पता। लेकिन एक्चुअली में आप देखो तो ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें, है ना। चलो ठीक है यार, वो इस थॉट के साथ थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सच पसंद आया हो, बात पसंद आई हो। लाइक करेगा, कमेंट करेगा, अपना ख्याल रखिए, पैसे मत खोइए, दुख होता है। गाड़ी कमाइए यार, बहुत मेहनत से कमाते हैं पैसे, है ना। तो पैनिक कम, सब्र ज़्यादा, और ध्यान से चलो यार, यही मैं चाहता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है ना। चलो विद दिस थॉट कमेंट ज़रूर करते जाइएगा और लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।